बच्चों कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे केमिस्ट्री में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक का, जिसका नहीं ये कह सकते जिसके बिना केमिस्ट्री को समझ पाना या कर पाना किसी के लिए पॉसिबल ही नहीं है। चाहे बच्चा क्लास 10th का हो, चाहे 9th का हो, चाहे 11th का हो, चाहे 12th का हो। यानी कि इस टॉपिक का नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर के बिना केमिस्ट्री को पढ़ पाना, समझ पाना, कर पाना इम्पॉसिबल है बच्चों। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर को समझने के लिए सबसे पहले आपको जानना होगा एटॉमिक नंबर। विदाउट एटॉमिक नंबर आप डिसाइड नहीं कर पाएंगे कौन सा एटम, कौन सा एलिमेंट कितना रिएक्टिव है, वो किससे केमिकल रिएक्शन करेगा, कौन मेटल है, कौन नॉन मेटल है, कौन मेटलॉइड्स है। ये डिसाइड आप नहीं कर पाएंगे बिना एटॉमिक नंबर को समझे जाने। बच्चों पहली बात हम बात करेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर। हम एटॉमिक स्ट्रक्चर क्यों पढ़ना चाह रहे हैं, क्यों जानना चाह रहे हैं। बच्चों विदाउट एटॉमिक स्ट्रक्चर आप डिसाइड ही नहीं कर पाओगे कि कौन सा एटम मेटल है, कौन सा नॉन मेटल है, कौन सा एटम इलेक्ट्रॉन देगा, कौन इलेक्ट्रॉन लेगा। जो पूरी केमिकल रिएक्शन होती है, किसी भी केमिकल रिएक्शन में ना कंपाउंड पार्टिसिपेट करता, ना एलिमेंट पार्टिसिपेट करता, ना मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करता। सिर्फ और सिर्फ सबसे जो स्मॉलेस्ट पार्ट होता है, पोर्शन होता है, वो एटम है। तो एटम ही किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। यानी कि किसी भी केमिकल रिएक्शन को होने के लिए मॉलिक्यूल्स नहीं, एटम्स पार्टिसिपेट करते हैं बच्चों। एटम में क्या होता है, स्ट्रक्चर उसका जो होता है एटम का बच्चों, अगर मैं एटम की बात करूं तो इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट है वो जो आपको जानना है इसका एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर, और आपको पढ़ना है शेल। बच्चों शेल क्या होगा बताएंगे हम। इसमें फिर सब शेल होता है। बच्चों आप जानते होंगे किसी भी एटम में क्या होता है, किसी भी अगर एटम की बात करें, कोई भी जो एटम होता है उसके सेंटर पे क्या होता है, न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस में क्या होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है। आप जानते होंगे कि न्यूक्लियस के अराउंड क्या होते हैं, प्लेस होता है, एरिया होता है, रीजन होता है। वहां पर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे होते हैं। बच्चों जिस तरीके से अर्थ रिवॉल्विंग अराउंड द प्लैनेट कॉन्टिन्यूसली, जैसे अर्थ जो है सन के अराउंड लगातार घूम रहा है या घूमता है, वैसे ही इलेक्ट्रॉन्स भी न्यूक्लियस के अराउंड कॉन्टिन्यूसली लगातार घूम रहे हैं, लगातार घूमते रहते हैं, घूमते रहते हैं, घूमते रहते हैं, घूमते रहते हैं। यानी कि जिस एटम के इलेक्ट्रॉन्स आज से 1000 करोड़ साल पहले रिवॉल्व कर रहे थे, आज 1000 करोड़ साल बाद भी उस एटम के इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं। तो आपके मन में सवाल आया होगा भाई कि वो इलेक्ट्रॉन क्यों रिवॉल्व करते चले आ रहे हैं। अगर आप ही को मैं कहूं बच्चों ये एक टेम्पल है, इसके अराउंड रिवॉल्व करो, तो 2-3 चक्कर लगाओगे, आप थक जाओगे और लेट जाओगे, गिर जाओगे, बैठ जाओगे, तो भैया अब हमसे ना हो पाएगा। लेकिन वो इलेक्ट्रॉन अपने न्यूक्लियस के अराउंड कई हजार करोड़ साल से चक्कर लगाते 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 चले जा रहे हैं। वो थक क्यों नहीं रहे हैं, या उनको रिवॉल्व करने के लिए एनर्जी कहाँ से मिल रही है, उनको रिवॉल्व करने के लिए कौन मजबूर कर रहा है। अगर जब कोई आपको वर्क करना होता है, कोई कहता है ना कि बेटा ये काम कर दो, तो आप जाते हो, फिर वो काम करते हो। जो इलेक्ट्रॉन लगातार ये घूम रहे हैं, तो इनको कौन कह रहा है घूमते रहो, या इन्हें कौन घुमा रहा है, हम इस सब के बारे में बात करेंगे। लेकिन पहले आपको समझना होगा कि एटम का जो बेसिक स्ट्रक्चर है हम उस पर पहले बात करेंगे। फिर हम बच्चों बात करेंगे क्वांटम नंबर की बात करेंगे कि क्वांटम नंबर क्या होते हैं, हम इसकी बात करेंगे। ठीक बच्चों,
तो बच्चों आप जानते हो किसी भी एटम में क्या होता है, सेंटर पर न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस की बात बताई थी रदरफोर्ड ने। रदरफोर्ड एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने बताया था किसी भी एटम के सेंटर पर क्या होता है, एक बहुत ही छोटा सा एरिया होता है, रीजन होता है जहां पर पॉजिटिव चार्ज भरा होता है, और उस एरिया को, उस रीजन को उन्होंने न्यूक्लियस नाम दिया था। बच्चों प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन सभी की डिस्कवरी किसने की थी, आप आई थिंक जानते ही होंगे। अगर नहीं जानते तो जान जाइए। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की थी, जे थॉमसन ने की थी। प्रोटॉन की डिस्कवरी किसने की थी, अर्नेस्ट गोल्डस्टीन ने की थी। और बच्चों न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किसने की थी, जेम्स चाडविक ने की थी न्यूट्रॉन की डिस्कवरी। ठीक है, तो यानी कि इससे आपने ये समझा किसी भी एटम में 3 सब पार्टिकल्स होते हैं। क्या होते हैं, 3 सब पार्टिकल्स। वाई वी से सब पार्टिकल्स? बच्चों हम एटम को क्या मानते हैं, फंडामेंटल पार्टिकल मानते हैं। और फंडामेंटल पार्टिकल तो कौन है, एटम हो गया। तो उसके अंदर कौन है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। और जानते हो कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के भी मास होते हैं। तो दैट्स वाई हमने ये कहा कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स आर द सब पार्टिकल्स, नॉट अ पार्टिकल। क्योंकि हमने स्मॉलेस्ट पार्टिकल किसे मान लिया है, हमने एटम को मान रखा है कि वो हमारा क्या है, फंडामेंटल पार्टिकल है, यानी कि बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एनी सब्सटेंस। और कोई पूछे बच्चों किसी भी सब्सटेंस का बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक क्या है, तो वो क्या है, वो बच्चों आपका है क्या, एटम है। और उस एटम में कौन कौन होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन बच्चों क्या होता है, नेगेटिव। प्रोटॉन क्या होता है, पॉजिटिव। न्यूट्रॉन बच्चों क्या होता है, न्यूट्रल। न्यूट्रॉन पर कोई भी चार्ज वार्ज नहीं होता है। ठीक बच्चों, अब बेटा हम बात करें कि न्यूक्लियस पे कौन है, प्रोटॉन और प्लस न्यूट्रॉन भरा हुआ है। इलेक्ट्रॉन इसके अराउंड लगातार कॉन्टिन्यूसली रिवॉल्व कर रहा है इन अ सर्टेन ऑर्बिट। अब ये वो एरिया है जो ये बच्चों, जो इस शेल, इसे हम लोग शेल भी कहते हैं और इसे हम लोग ऑर्बिट भी कहते हैं। तो अपने को कंफ्यूज कभी मत करना शेल और ऑर्बिट में। बच्चों शेल और ऑर्बिट एक ही चीज है। कुछ लोग उसको शेल कह सकते हैं, कुछ लोग उसको ऑर्बिट कहते हैं। अपनी अपनी इच्छा है कौन क्या उसे कहना चाहता है। बच्चों शेल या ऑर्बिट क्या है, न्यूक्लियस के अराउंड वो स्पेस, वो पॉसिबल एरिया, वो पॉसिबल रीजन जहां पर इलेक्ट्रॉन के होने की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा है। शेल या बच्चों ऑर्बिट न्यूक्लियस के अराउंड वो स्पेस या रीजन है, वो जगह है जहां पर इलेक्ट्रॉन की होने की पॉसिबिलिटी है, मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है, वो हमारा शेल या ऑर्बिट होगा। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो शेल या ऑर्बिट होना फिर पॉसिबल नहीं है। यानी हम यूं कहना चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉन के होने से ही शेल या ऑर्बिट है। इलेक्ट्रॉन नहीं है तो शेल या ऑर्बिट नहीं होती है। कभी कुछ बच्चे सोचते हैं कि नहीं शेल या ऑर्बिट की पोजीशन फिक्स है, नहीं। शेल और ऑर्बिट का अस्तित्व, जो उसका एग्जिस्टेंस है, वो इलेक्ट्रॉन से है। इलेक्ट्रॉन है तो ऑर्बिट है, इलेक्ट्रॉन हट जाएगा तो ऑर्बिट भी हट जाएगा। बच्चों ऑर्बिट भी फिर हट जाएगा। ये होती है कहानी इसकी, शेल और ऑर्बिट की। अब बच्चों ये होगा हमारा एटम का कॉम्बिनेशन। किसी भी एटम का होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। लेकिन बच्चों किसी भी एटम में कितना इलेक्ट्रॉन है, कितना प्रोटॉन है और कितना न्यूट्रॉन है, ये आप कैसे जानते हो। बच्चों आपको आपके बुक में एक टेबल होती है, इसे हम बोलते हैं क्या, पीरियोडिक टेबल। उसमें मॉडर्न पीरियोडिक टेबल होती है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ही एक्सेप्टेड है आज थ्रू आउट द वर्ल्ड। कंट्रीज सब उसे एक्सेप्ट करते हैं, IUPAC ने उसको जारी कर रखा है। वही हमारी एग्जैक्ट ऑथेंटिक एटॉमिक नंबर वहाँ से मिल जाएगा।
बच्चों उसी टेबल में सभी एटम्स के एटॉमिक नंबर दिए होते हैं, एटॉमिक मास दिए होते हैं। एटलीस्ट उस टेबल से आपको 1 से लेकर के 30 तक मिनिमम, एटलीस्ट हमने बोला है, एटमोस्ट नहीं बोला है, एटलीस्ट बोला है कि एटलीस्ट 1 to 30 एटम्स के एटॉमिक नंबर आपको याद होने चाहिए, लर्न होने चाहिए, है ना। कोई भी एलिमेंट अगर उसमें दिया हुआ है तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट ही है। आपको सभी का एटॉमिक नंबर रिमेंबर होना चाहिए। अगर नहीं भी है तो एटलीस्ट 1 to 30, यानी कि वो एटम्स, वो एलिमेंट्स जिनको फ्रिक्वेंटली आपके बुक में दिया गया है, जिनका यूज है, एटलीस्ट आप उन्हें प्रिपेयर कर लें, तैयार कर लें, मेमोराइज कर लें, रिमेंबर कर लें। बच्चों तो पहला हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है? एटॉमिक नंबर। अगर आपको एटॉमिक नंबर लर्न हो जाएगा, प्रिपेयर हो जाएगा, तो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आप वो जान जाओगे। बच्चों नंबर 1 इंपॉर्टेंट क्या है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और नंबर 2 वैलेंसी। वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड वैलेंसी दोनों को जानने और करने के लिए सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है? एटॉमिक नंबर है। बिना एटॉमिक नंबर के आप इन्हें नहीं कर पाएंगे, नहीं जान पाएंगे। और तो सबसे आज जो हमारा मेन टॉपिक है, इंपॉर्टेंट जो है बच्चों, वो सबसे इंपॉर्टेंट है एटॉमिक नंबर, जिसको आपको जानना होगा। फिर जब ये हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। फिर वैलेंसी हो जाएगी। बच्चों किसी भी, जिसको भी केमिस्ट्री में महारत हासिल करनी है, जिनको भी केमिस्ट्री में सबसे अच्छा करना है, उनको इन 3 टॉपिक्स पर बिल्कुल दिमाग लगाना होगा। इन 3 टॉपिक के बिना केमिस्ट्री में कुछ भी कर पाना पॉसिबल बिल्कुल नहीं है। अगर आपको ये 3 का 4 कह सकते हैं, जो 4 टॉपिक है, इनको कर पाना आसान भी नहीं है, और कर लिया फिर आपसे बड़ा भी कोई नहीं है। हाँ, केमिस्ट्री का अगर ज्ञाता बनना है, विधाता बनना है, परमात्मा बनना है, तो आपको एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी जानना सबसे पहला स्टेप है। इनको बिना जाने, बिना किए आप केमिस्ट्री में कुछ भी नहीं कर पाएंगे, मतलब कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो फर्स्ट एंड फास्ट जो आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए क्या? एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड वैलेंसी, कि इन चारों के बिना आप केमिस्ट्री में कुछ भी नहीं कर पाएंगे, मतलब कुछ भी नहीं कर पाएंगे। एक और आता है आपका एटॉमिक मास। ठीक बच्चों, तो इन्हें करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो पहले हम आपसे बात करेंगे एटॉमिक नंबर पर बात करेंगे बच्चों। एटॉमिक नंबर होता क्या है? एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी बच्चों सपोज ये कोई एटम है, इस एटम का जो एटॉमिक नंबर होगा उतना ही इसके अंदर इलेक्ट्रॉन होंगे, उतने ही प्रोटॉन होंगे। एग्जाम्पल हमने कहा मैग्नीशियम। बच्चों मैग्नीशियम है, एटॉमिक नंबर इसका 12 है। ठीक, तो एटॉमिक नंबर 12 है, इसका मतलब एटॉमिक नंबर 12 है, इसका सीधा मतलब है कि इस एटम के अंदर 12 प्रोटॉन भी है, 12 प्रोटॉन भी है और 12 इलेक्ट्रॉन भी है।
क्यों भाई? क्योंकि साफ साफ लिखा दिखाई दे रहा आपको कि जितना एटॉमिक नंबर होगा उतना ही प्रोटॉन होगा, उतना ही इलेक्ट्रॉन होगा। किसी भी एटम में जितना एटॉमिक नंबर होगा उसका, उतना ही उसमें प्रोटॉन होंगे, उतना उसमें इलेक्ट्रॉन होंगे। और बच्चों, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कहता है, मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ टेबल कहता है पीरियोडिक का, कि ऑल द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, all the physical and chemical properties of any atom, it depend upon the atomic number। किसी भी एटम की केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी कैसी होगी, क्या होगा, ये सब कुछ उसके एटॉमिक नंबर पर तय करता है। ये वाला सपोज ये कोई एटम ए है, ये कोई एटम बी है, ये ईमानदार होगा कि चोर होगा कि डाकू होगा कि अंबानी होगा कि बाबाजी होगा, ये क्या होगा? इट डिपेंड अपॉन एटॉमिक नंबर। एक होता ना एक इंसान, कोई भी इंसान की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी? इट डिपेंड अपॉन देयर डीएनए। किसी की आंख कैसी होगी, किसी के बाल कैसे होंगे, किसी के गाल कैसे होंगे, ये डिपेंड करता है उस व्यक्ति के डीएनए पर डिपेंड करता है। वैसे ही किसी भी एटम की क्या फीचर्स होंगे, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होगा, इट टोटली डिपेंड अपॉन देयर एटॉमिक नंबर। ये मेटल होगा कि नॉन मेटल होगा, ये कौन तय करता है? कोई भी एटम मेटल बोल दिया हमने, ये नॉन मेटल बोल दिया हमने, तो भाई ये तय कैसे हो रहा है? बिल्कुल सही, तय हो रहा है ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर। और ये किसने बताया? ये बताता है मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, all the physical and chemical properties of any substance depend upon, any atom depend upon the atomic number। उसके एटॉमिक नंबर पर तय होता है कि वो मेटल है कि नॉन मेटल है, वो इलेक्ट्रॉन लेगा कि देगा। जो बच्चे 9th-10th में होते हैं उनके लिए बड़ी दिक्कतें होती हैं, ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये ले रहा है, ये दे ही क्यों रहा है, ये क्या नहीं दे रहा है, यू क्यों ले रहा है, ये क्यों नहीं ले रहा है। ये सब बातें आपके दिमाग में आती होंगी। इस सभी का सलूशन इस क्लास में बताऊंगा मैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर के हम जड़ तक जाएंगे, हर टॉपिक को एकदम क्लियरली समझाएंगे, आपकी भाषा में समझाएंगे, आपकी लैंग्वेज में समझाएंगे हम कि एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या है। और बच्चों दिमाग में रखना, बिना एटॉमिक स्ट्रक्चर के आप केमिस्ट्री नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। और जो कह रहे हैं कर लेंगे वो गधे गोबर गढ़े से। आगे बढ़ते बच्चों। बी का, बी चोर होगा, ईमानदार होगा, बेईमान होगा, क्या होगा? ये प्राइम मिनिस्टर है, क्या है? ये सब डिपेंड करता है इसके एटॉमिक नंबर पर। ठीक है, एटॉमिक नंबर पर, क्योंकि एटॉमिक नंबर ही क्या होगा? नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। और बच्चों जानते हो, आप पढ़े लिखे हो कि नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर होंगे। लेकिन प्रोटॉन कहाँ है? न्यूक्लियस में भरा हुआ है। और पता बच्चों, प्रोटॉन जहां पर है, ये पता है बच्चों, ये है न्यूक्लियस। इसके अंदर कौन है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। बच्चों आपने नाम सुना होगा वीर सावरकर। वीर सावरकर हमारे देश के बहुत बड़े फ्रीडम फाइटर थे, जो अब नहीं है। वीर सावरकर को आपके अंडमान निकोबार जेल में रखा गया था, काला पानी की सज़ा उनको दी गई थी। वो बहुत ही मतलब ऐसी जेल थी वो अंग्रेज़ों की, अंग्रेज उसी व्यक्ति को वहाँ भेजते थे
जिसको सिर्फ मार देना है, वो कभी लौट के नहीं आ पाता। लेकिन हमारे वीर सावरकर उस जेल में रहे, वहाँ पर रहे, लेकिन वहाँ पर रखते हुए अंग्रेजों ने उनको बहुत यातनाएं दी। यानी कि वहाँ से निकल पाना इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल था। वैसे ही होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर जो बैठा है उसका निकल पाना इम्पॉसिबल होता है फॉर द, अब भाई इसको मत लेना कि बात, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट रेडियो एक्टिव एलिमेंट, है ना, वो अलग कहानी होती है, वो रेडियो एक्टिविटी होती है, उसकी अलग बात है। लेकिन न्यूक्लियस से किसी भी नॉर्मल एटम की बात मैं कर रहा हूं कि न्यूक्लियस से उसका निकल पाना पॉसिबल नहीं होता है। तो प्रोटॉन यहां से नहीं निकल सकता, यानी कि एटम की प्रॉपर्टी जो होगी इस प्रोटॉन पर डिपेंड नहीं करेगी। तो डिपेंड किस पर करेगी बच्चों? डिपेंड करेगी किस पर? इलेक्ट्रॉन पर। क्योंकि बाहर कौन है जो निकल सकता है, जो आ सकता है, जो जा सकता है, वो कौन है? इलेक्ट्रॉन है। यानी बच्चों प्रोटॉन तो कहां फिक्स है? न्यूक्लियस पे, वो निकलने वाला नहीं है। यानी बच्चों जो केमिकल रिएक्शन होनी है, किसी भी केमिकल रिएक्शन में प्रोटॉन पार्टिसिपेट नहीं करता, प्रोटॉन का लूजिंग एंड गेनिंग नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन का रिमूवल होगा, उसी का एक्सेप्टेंस होगा। यानी भी भैया किसी भी एटम में उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा, वो डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉन पर, जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं। और उसी की हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये 4 टॉपिक में होना है। पहला एटॉमिक नंबर, सेकंड क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बच्चों तो आप हमारे साथ बने रहें, जुड़े रहें, और आपको हम सभी एटॉमिक स्ट्रक्चर के सभी माइनर से माइनर पहलू की बातें बताएंगे, समझाएंगे, जो कोई नहीं बता सकता आपको, ना ही कोई बताना चाहता है, लेकिन हम बताएंगे, हम समझाएंगे। दिया एकेडमी में ऐसे ही आपको अच्छे से चीज़ों को समझाया जाएगा। थैंक्स टू एवरीवन। हम लोग मिलेंगे अगली क्लास में। धन्यवाद।